हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी पर। आज हम रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी पे जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी के पीवाईक्यूज में आ रखे हैं उनको हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो सबसे पहले ये टॉपिक है कहाँ पर, ये टॉपिक GS2 का जो गवर्नेंस वाला पार्ट है उसके अंदर ही आता है। तो उसके जितने भी क्वेश्चन है उनको हम आज यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले गवर्नेंस के अंदर जो टॉपिक है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, इसमें हम पढ़ते क्या है, इसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि भारत में सिविल सेवाओं का कैसे विकास हुआ है, भारत में कौन कौन सी सिविल सेवाएं हैं, या लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है, और स्वतंत्रता के बाद कैसे लोक सेवाओं का विकास हुआ, कैडर आधारित सिविल सेवा क्या है, भारत में सिविल सेवा से जुड़े मुद्दे क्या क्या हैं, उनको हम यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर देखते हैं। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन को यहाँ पर आज देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के शासन में राजनीतिक नेतृत्व और स्थायी सिविल सेवाओं की संबंधित भूमिकाएं क्या हैं? आपके विचार में सिविल सेवाओं के कार्यों को बेहतर समझ सुनिश्चित करने, उचित और कुशल कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई कदम हो तो क्या उठाए जाने चाहिए? ये 1980 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में है कि भारत में जो शासन के अंदर राजनीतिक नेतृत्व जो मिनिस्टर होते हैं या जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कार्यपालिका होती है उसका, और जो स्थायी सिविल सेवाएं हैं उनकी क्या भूमिका है। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमें देखना है कि राजनीतिक नेतृत्व और स्थायी सिविल सेवाओं की क्या क्या भूमिकाएं हैं। और जो क्वेश्चन का दूसरा भाग है सिविल सेवा के जो कार्य हैं उनको अगर बेहतर बनाना है तो उसको किस प्रकार बेहतर बनाया जाएगा। हमें यहाँ पर एक वर्ड को यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर ये वर्ड आ रखा है संबंधित। इस संबंधित का मतलब क्या होता है? जो संबंधित का जो मैंने यहाँ पर अलग से वर्ड अलग से मीनिंग दे रखा है। संबंधित का मतलब होता है अपना अपना या प्रत्येक का अलग अलग। तो हमें यहाँ पर बताना है शासन के अंदर है सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है और राजनीतिक नेतृत्व की क्या भूमिका है। इसे हम दो भागों में यहाँ पर देख पा रहे हैं। इन दोनों की साथ में हेडिंग लगाकर हमें क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है इनकी संबंधित भूमिका क्या है, यानी अलग अलग भूमिकाएं क्या है। तो सबसे पहले हमें प्रश्न की शुरुआत कैसे करनी है। तो प्रश्न में हमें बता सकते हैं कि भारत में जो सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है या सिविल सेवा की क्या आवश्यकता है, या किस प्रकार से सिविल सेवा और जो राजनीतिक नेतृत्व है वो भारत को आगे ले जाने में योगदान दिया है। इस प्रकार से हम इंट्रो की शुरुआत कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन की मेन बॉडी में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें जो सिर्फ शासन से संबंधित जो भूमिका है वही लिखनी है, और दोनों की भूमिकाएं, राजनेताओं की भूमिका और सिविल सेवाओं की भूमिकाओं को अलग अलग करके लिखना है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली या संबंधित भूमिका वर्ड दिया हुआ है, उसको हमें ध्यान रखते हुए यहाँ पर हमें क्वेश्चन को दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके एड्रेस करना है। तो राजनीतिक नेतृत्व की क्या भूमिका होती है, वही राजनीतिक नेतृत्व क्या करता है, नीतियों को बनाता है, विधायी कार्य करता है संसद के अंदर, और प्रशासनिक मशीनरी है उनकी देखरेख करता है। विश्व की बेहतर प्रणाली जो भारत में लाने का कार्य राजनीतिक नेतृत्व का होता है, जैसे कि लोकपाल को भारत के अंदर लाया गया है। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो राजनीतिक नेतृत्व के होते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने का काम, जैसे सेबी को 1988 में लाए थे और उसको वैधानिक दर्जा 1992 में दिया। इस प्रकार से संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने का कार्य भी जो राजनीतिक नेतृत्व का होता है। जनता की शिकायतों का निवारण करना, इस प्रकार के कार्य होते हैं जो शासन के अंदर राजनीतिक नेतृत्व के होते हैं। अब आगे क्वेश्चन के दूसरे भाग के अंदर जो स्थायी सिविल सेवाओं की उनकी भूमिका हमें दिखानी है। स्थायी सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है, जो सिविल सेवक क्या कार्य करते हैं भारत की जो शासन के अंदर, वही नीति को कार्यान्वित करते हैं। राजनेता होते हैं वो नीति को बना तो देते हैं, लेकिन नीति को वास्तविक धरातल पर लागू कौन करते हैं, सिविल सेवक ही करते हैं। राजनेताओं को सलाह देने का कार्य भी किसका होता है, सिविल सेवकों का होता है। किसी भी प्रकार का जो अधिनियम बनता है या किसी भी प्रकार का कोई ड्राफ्ट बनता है उसमें जो उच्च स्तरीय जो सिविल सेवक होते हैं वही राजनेताओं को सलाह देते हैं। जो डेटा कलेक्शन का कार्य सिविल सेवकों का होता है। इस प्रकार से हम स्थायी सिविल सेवाओं की भूमिकाओं को देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रामीण स्तर पर निगरानी रखना, आप यहाँ पर एग्जाम्पल साथ में लिखते हैं तो आपकी जो बात होती है उसका प्रूफ यहाँ पर मिल जाता है। तो इस प्रकार का आंसर लिखते समय हमें जो हम पॉइंट लिखते हैं उसके साथ हमें एग्जाम्पल साथ में लिखना अनिवार्य हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हर पॉइंट के साथ यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा गया है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा स्थायी सिविल सेवाओं की भूमिका क्या होती है शासन के अंदर। और जो क्वेश्चन का दूसरा भाग था वो था कि सिविल सेवकों की बेहतर समझ सुनिश्चित करने के लिए और कुशल कामकाज के लिए क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दो वर्ड को ध्यान से देखना है, बेहतर समझ और कुशल कामकाज। तो हम आगे जब क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे तो इन दो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हेडिंग बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि बेहतर समझ सुनिश्चित करने के लिए ये उपाय किए जा सकते हैं, और आप नीचे देख पाएंगे उचित और कुशल कामकाज के लिए निम्न सुझाव है उनका पालना की जा सकती है। तो इस प्रकार से अगर हम अपने जो उत्तर हैं उसको पॉइंट में डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो वैलिड हो जाता है।
तो इस प्रकार से हम हमारा आंसर पॉइंट में डिवाइड कर देते हैं, तो एग्जामिनर के लिए समझना बहुत ही इजी हो जाता है और हमें नंबर भी उसके अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सिविल सेवकों को अगर बेहतर समझ सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि बेहतर समझ कैसे कि वो शिकायतों को इजीली समझ पाए, अच्छे से कार्य कर पाए और वो अपने कार्य को बेहतर ढंग से समझकर उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो वास्तविक स्थिति होती है वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सलाह लिखी गई है कि जनता से जुड़ा हुआ है वो सिविल सेवकों का बढ़ाया जाए, ताकि वो जनता की जो रियल प्रॉब्लम है उसको समझ सके। जो सिविल सेवक के पूर्वाग्रह होते हैं कि भाई किसी जाति विशेष को लेकर या किसी धर्म विशेष को लेकर या किसी भी विचारधारा को लेकर, उस प्रकार के पूर्वाग्रह को समाप्त किया जाए। सिविल सेवकों का समय समय पर समीक्षा और मूल्यांकन हो, ताकि उनमें जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके। उन्हें बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए ताकि उनमें एक बेहतर समझ विकसित हो सके और लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए, ताकि वास्तविकता में सिविल सेवकों को जानकारी मिल पाए कि लोग हमसे क्या चाहते हैं। तो आप इस प्रकार के पॉइंट तो आप लिख सकते हैं जनरली। जब तक आप इनके साथ इस टाइप से एग्जाम्पल पुट नहीं किए तो जो आपका आंसर होता है वो वैलिड नहीं हो पाएगा। तो हमें हर पॉइंट के साथ या मैक्सिमम जितने पॉइंट, अगर 5 पॉइंट लिखते हैं तो उसमें से हमें 3 पॉइंट के साथ एग्जाम्पल को पुट करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि जनता से जुड़ा हो या सिविल सेवकों को संवेदनशील बनाया जाए, तो जो झारखंड गवर्नमेंट है उसने संवेदनशील सिविल सेवकों के लिए झारखंड सिविल सेवा पुरस्कार लेकर आई है। उसी प्रकार से समीक्षा और मूल्यांकन हो, तो राजस्थान में सिविल सेवाओं में सुधारों की समीक्षा करने के लिए इस प्रकार के आयोग की व्यवस्था की गई है। बेहतर प्रशिक्षण के लिए जो युगांतर समिति ने जो सिफारिशें दी है उनकी पालना की जाए। जैसे तमिलनाडु के अंदर शहरी अध्ययन संस्थान ने ऐसे कार्यक्रम बनाए हैं जो शहरी प्रबंधन के लिए, सतत विकास के लिए और शहरी बुनियादी ढांचे को कवर करने के लिए, जो सिविल सेवकों में बेहतर समझ सुनिश्चित करने के लिए उनको प्रशिक्षण के दौरान ही उनको उस प्रकार की जानकारी प्रदान की जाए या लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। जैसा तमिलनाडु के जो अम्मा कॉल सेंटर है उसके अंदर लोग अपनी समस्याओं को सिविल सेवकों को कॉल के माध्यम से बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल लिख के अपने जो पॉइंट है उसको वैलिड बना सकते हैं। जो इसका दूसरा पॉइंट था कि उचित और कुशल कामकाज के लिए क्या क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर उचित और कुशल कामकाज कैसे कि सिविल सेवा में जो भ्रष्टाचार हो वह नहीं हो, सिविल सेवक समय पर कार्य को पूरा करे, सिविल सेवक जवाबदेह बने और सिविल सेवकों के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो। इस प्रकार के जो पॉइंट है ये है जो सिविल सेवक के उचित और कुशल कामकाज को दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पारदर्शिता और जवाबदेही और सिविल सेवकों को उत्तरदायी बनाया जाए। तो उसके लिए जैसे कर्नाटक की जो सकल परियोजना है जो एक समय सीमा के भीतर सर्विस डिलीवरी का जो वादा करता है, उसी प्रकार से जो बिहार की लोक सेवा गारंटी जो उनकी पहल है उसको यहाँ पर आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। जनता के जो फीडबैक है उसको बेंचमार्क के रूप में यूज किया जाए। जो जैसे कि तेलंगाना की जो प्रजा साधिकारा सर्वेक्षण है जो गवर्नमेंट की पहल है वो जनता से बार बार फीडबैक लेती है। इसी प्रकार से सिविल सेवा के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए ताकि वो कम समय के अंदर अपने कार्य को पूरा कर पाए। जैसे कि डिजिटल इंडिया पहल भारत सरकार की हो गई, सेवाओं को स्थानीय भाषाओं में बनाया जाए। उसी प्रकार से जनता की शिकायतों को तुरंत सुनवाई की जाए। उसी प्रकार से जो सिविल सेवक है उनका जो कार्यकाल है फिक्स किया जाए ताकि उनको बार बार ट्रांसफर से ना गुजरना पड़े। यह जो सिफारिश है वो तो समिति ने दी थी। तो आप इस प्रकार से अपने क्वेश्चन को पॉइंट में तोड़कर अपने क्वेश्चन को इफेक्टिव बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक दूसरा प्रकार दिया है कि आप यहाँ पर सेकेंड ARC के सुझाव दे सकते हैं कि भाई निम्न सुझावों को पालना करके सिविल सेवकों को कुशल और उनके कामकाज को बेहतर बनाया जा सकता है या उनकी समझ को बेहतर बनाया जा सकता है। कंक्लूजन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो केरल की जनसंपर्क केंद्र पहल है उसके तहत जो नौकरशाह को स्थानीय स्तर से जोड़कर उनकी समझ को बेहतर बनाया गया है और सिविल सेवा की जो गुणवत्ता है उनको बेहतर बनाया गया है। तो आप इस प्रकार से केस स्टडी वाइज कंक्लूजन लिख सकते हैं कि वहाँ पर इस प्रकार से पहल की गई है तो उसको वहाँ से भारत सरकार सीखकर जो कार्यक्रम है उनमें उन पहलों को ऐड कर सकता है, उस टाइप की पहल की शुरुआत कर सकता है। तो अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी के तहत किसी सरकारी कर्मचारी को सार्वजनिक हित और सार्वजनिक भलाई के लिए बिना जांच के बर्खास्त या सेवा से हटाया जा सकता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जानेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले प्रश्न कह रहा है कि जो आर्टिकल 311 है जो कि सिविल सेवकों के प्रोटेक्शन से संबंधित है। आर्टिकल 311 के जो अपवाद है कुछ वो हम इस प्रश्न के अंदर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस प्रश्न का बैकग्राउंड जानेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है और आर्टिकल 311 जो क्लॉज 2 सब क्लॉज बी क्या है। तो देखते हैं कि आर्टिकल 311 क्या है। तो आर्टिकल 311 के अंतर्गत निम्नलिखित जो सदस्य हैं उनको प्रोटेक्टेड किया गया है। जो केंद्रीय सिविल सेवक हो गए या ऑल इंडिया सर्विस से संबंधित सिविल सेवक हो गए या किसी राज्य के सिविल सेवक हो गए या अन्य किसी प्रकार के सिविल सेवक जो कोई सिविल सेवक का पद धारित करते हैं। और यह जो आर्टिकल 311 की सुविधा है यह जो डिफेंस के ऑफिसर होते हैं उनको प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर हम अनुच्छेद 311 से संबंधित जितने भी क्लॉज हैं या जितने भी सब क्लॉज हैं उनको एक बार हम देखेंगे।
जो आर्टिकल 311 का क्लॉज 1 कहता है कि सिविल सर्वेंट को जो अपॉइंट करेगा वही व्यक्ति उसको डिसमिस कर सकता है। और आर्टिकल 311 का क्लॉज 2 कहता है कि किसी सिविल सेवक को बिना किसी जांच के डिसमिस नहीं किया जा सकता और डिसमिस करने के लिए एक इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी और सिविल सेवक को डिसमिस करने के कारण की जानकारी भी देनी पड़ेगी। तो ये है आर्टिकल 311 क्लॉज 2। लेकिन जो प्रश्न था वो था कि जो आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी के तहत जो बिना इंक्वायरी के यहाँ लिखा हुआ बिना जांच के बर्खास्त किया जा सकता है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 तो कहता है कि उसको बिना इंक्वायरी के नहीं हटाया जा सकता। यही इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है यहाँ पर, जो इसके आर्टिकल 311 क्लॉज 2 के 3 अपवाद दिए गए हैं, उन 3 अपवादों में से एक अपवाद को यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में प्रेजेंट किया गया है। तो जो आर्टिकल 311 क्लॉज 2 के जो अपवाद हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। जो आर्टिकल 311 क्लॉज 2 के जो अपवाद हैं वो यही है कि बिना इंक्वायरी के भी सिविल सर्वेंट को हटाया जा सकता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी क्या क्या अपवाद है। आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए कहता है कि किसी सिविल सेवक पर क्रिमिनल चार्ज लगने पर भी उसे बिना इंक्वायरी के डिसमिस किया जा सकता है। और जो अनुच्छेद 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी कहता है कि किसी अथॉरिटी के पास पावर होगी कि वह सिविल सर्वेंट को डिसमिस कर सकती है यदि उस सिविल सेवक ने किसी प्रकार का क्राइम किया हो और उसके ठोस कारण मौजूद हो और उसके लिए इंक्वायरी नहीं होगी। तो यही जो है वो क्वेश्चन का पार्ट है। इसके अंदर सार्वजनिक भलाई या सार्वजनिक हित में जो सिविल सेवक है उनको बिना इंक्वायरी के डिसमिस किया जा सकता है यदि उन्होंने कोई इस प्रकार का क्राइम किया हो। और जो आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी कहता है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल भी बिना जांच के डिसमिस कर सकते हैं किसी सिविल सेवक को जब उस सिविल सेवक ने कोई बड़ा अपराध किया हो और उस पर इंक्वायरी बिठाने पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो। तो ये इसके 3 अपवाद थे। उसमें से जो एक अपवाद है आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी, उसको प्रश्न में दिया गया है। जिस सिविल सेवक को डिसमिस कर दिया जाता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो कैट या सेट में जाकर जो निर्णय आया हुआ होता है उसको चैलेंज कर सकता है। जो ये प्रश्न है वो एक केस की जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी उसी से लिया गया है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पटेल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी कर्मचारी को सार्वजनिक हित और सार्वजनिक भलाई के लिए संविधान के अनुच्छेद 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी के तहत जांच के बिना सेवा से बर्खास्त या हटाया जा सकता है। यहीं से जो क्वेश्चन लिया गया है, जो आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी था उसके अंदर सरकार ने अपना तर्क दिया था कि जो यह इंक्वायरी नहीं बिठाने का जो निर्णय है वो सार्वजनिक भलाई या सार्वजनिक हित में लिया जा रहा है। तो इसमें जो आर्टिकल 311 क्लॉज 2 जो कहता है कि किसी सिविल सेवक को बिना इंक्वायरी के डिसमिस नहीं किया जा सकता, बट यहाँ पर किया जा रहा है तो यह सार्वजनिक भलाई में किया जा रहा है, तो यह उसका उल्लंघन नहीं होगा और न ही अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। जो आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी है वो नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत है उसका भी पालन नहीं करता है। जो आर्टिकल 311 क्लॉज 2 के दूसरे प्रावधान में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि जो ऑडी अल्टरम पार्टम जो कि प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है जो कहता है जो दूसरा पक्ष होता है उसको सुनना चाहिए और उसकी अनसुनी निंदा नहीं करनी चाहिए, बट यहाँ पर सिविल सेवक होता है उसको सुनने का या इंक्वायरी का कोई ऑप्शन भी नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर जो नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत है ऑडी अल्टरम पार्टम उसकी भी पालना नहीं होती है। तो ये था, हमने अब इसका पूरा बैकग्राउंड जान लिया है। तो अब हमें जो क्वेश्चन की जो मेन थीम है वो समझ आ गई है, यह प्रावधान है वो सही है या गलत है, इसको हमें यहाँ पर बताना है। तो अब आपको पूरा बैकग्राउंड समझ आ गया है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं। तो हम इंट्रो में यहाँ पर जो तुलसीराम पटेल केस है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, यहाँ पर आर्टिकल 311 क्लॉज 2 के बारे में बता सकते हैं। तो इस प्रकार हम हमारा इंट्रो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मेन बॉडी में चलते हैं। अब मेन बॉडी में हमें हमारी राय बतानी है जो आर्टिकल 311 का जो क्लॉज 2 सब क्लॉज बी का जो प्रावधान है वो सही है या गलत है। हम यहाँ पर बता सकते हैं सबसे पहले कि जो आर्टिकल 311 जो क्लॉज 2 सब क्लॉज बी है वो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत पालन नहीं करता है या नेचुरल जस्टिस से ऊपर सोशल जस्टिस को रखता है। और यह जो प्रावधान है आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी उसका फायदा क्या होगा वो हम यहाँ बता सकते हैं कि वही हमारी राय है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी है वो सार्वजनिक भलाई को वरीयता देता है। तो ये जो अधिकारियों को है शक्तियों के दुरुपयोग करने से रोकेगा कि जिस प्रकार से अभी खबर आई थी कि जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो सिविल सेवक थे उन्होंने अपना मोबाइल फोन ढूंढने के लिए एक बांध को खाली कर दिया। तो इस प्रकार के जो सिविल सेवक होते हैं उनको अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से जो ये प्रावधान है आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी वह रोकेगा, क्योंकि यहाँ पर सार्वजनिक हित को देखा जाएगा। इसने अपने व्यक्तिगत हित अपने फोन को ढूंढने के लिए जो सार्वजनिक हित था, जो बांध का पानी था, उस पूरे समाज का था, उसको पूरे को वेस्ट कर दिया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ अपने बात को प्रूव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि सिविल सेवाओं को जवाबदेह और संवेदनशील बनाएगा। तो हमने कुछ दिन पहले ट्विटर या मीडिया के ऊपर देखा था कि जो एक सिविल सेवक
दंपति था, उसने अपने कुत्ते को टहलाने के लिए पूरा स्टेडियम खाली करवा दिया था। तो इस प्रकार जो संवेदनहीन सिविल सेवक है, उनको भी ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी है, वो इस प्रकार के जो संवेदनहीन सिविल सेवकों को भी रोकेगा। और इसका तीसरा लाभ क्या है, यह जनित को अधिकारी हित से ऊपर रखता है। अधिकारी सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि सार्वजनिक हित में उनको बिना इंक्वायरी के डिसमिस कर दिया जा सकता है। ये मानव अधिकारों की रक्षा करेगा। सिविल सेवा में जो आचार संहिता व आचरण संहिता है, उनको मजबूत बनाएगा। और सिविल सेवकों के लिए रेफरेंस का कार्य करेगा कि सिविल सेवक डरेंगे कि हमें जो सार्वजनिक हित है उसको हमेशा ऊपर रखना है। तो इस प्रकार से प्रतिरोध का काम करेगा। और इस पॉइंट के जो आर्टिकल 311 क्लॉज सब क्लॉज भी है, उसके हमें नेगेटिव पॉइंट भी हम यहाँ बता सकते हैं। जो ये प्रावधान है वो सिविल सेवकों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने से रोकेगा। कि सिविल सेवकों को डर लगेगा कि कहीं हमने अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो हमें कहीं आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी के तहत बर्खास्त न कर दिया जाए। या सिविल सेवक के जो मूल अधिकार है कि भाई आर्टिकल 14 जो सबको समानता का अधिकार देता है, उसका भी उल्लंघन करता है। और ये प्राकृतिक न्याय के जो सिद्धांत है उसका भी उल्लंघन करता है। कंक्लूजन में जो हम नोलन समिति है जो हम इतिहास के अंदर पढ़ते हैं, जो हम सिविल सेवकों के लिए जो 7 सिद्धांत देती है, उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो नोलन समिति के सिद्धांत है उनकी ये पालना बढ़ाएगा। इस प्रकार से हम अपने कंक्लूजन को खत्म कर सकते हैं। और यहाँ पर कीवर्ड आया था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। इस प्रकार के जो मैंने कई टॉपर्स की कॉपी देखी है, जो अपने जो पॉलिटी के आंसर है उसमें नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का कहीं ना कहीं उल्लेख करते ही करते हैं। जो इसके 2 सिद्धांत है, ऑडी अल्टरम पार्टम और निमो जुडिक्सा इन कोजा हुआ। प्राकृतिक न्याय का जो पहला सिद्धांत है ऑडी अल्टरम पार्टम, उसको हमने यहाँ पर देखा है कि दूसरे पक्ष को सुनना या किसी भी अनसुनी निंदा नहीं की जा सकती है। और जो इसका दूसरा सिद्धांत है निमो जुडिक्सा इन कोजा हुआ, कि उसमें कहा गया है किसी को भी अपने मामले में जज नहीं बनाया जा सकता है। अगर किसी प्रकार का किसी व्यक्ति ने कोई व्यक्ति ने अपराध किया है और उसी को व्यक्ति को उसका केस सुनने के लिए जज बना दिया जाएगा तो जो है पारदर्शिता वो रहेगी ही नहीं। तो ये है नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत। और जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है उसको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सामाजिक न्याय राजनीतिक और दार्शनिक सिद्धांत है जो संसाधनों, अवसरों, धन और सामाजिक विशेषाधिकारों के लिए एक निष्पक्ष और समान विभाजन को संदर्भित करता है। यानी कि जो समाज को वरीयता देता है किसके ऊपर, व्यक्तिगत हितों के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के साधन के रूप में नौकरशाही की भूमिका की जांच करें और इस संदर्भ में नीति निर्माण प्रक्रिया में मंत्रियों और सिविल सेवकों के बीच के जो संबंध है उस पर भी चर्चा करें। तो प्रश्न के यहाँ पर 2 भाग है। पहला भाग कह रहा है कि जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुआ है भारत का, जो 1950 के बाद और वर्तमान समय में जो भी भारत का विकास हुआ है, उसमें नौकरशाही ने अपनी भूमिका किस प्रकार निभाई है, सिविल सेवक और मंत्रियों के संबंध क्या है, इन्होंने किस प्रकार से आपस में कार्य करके, इन दोनों ने अपने कार्यों में समामेलन करके किस प्रकार से जो भारत का सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करने में भी योगदान दिया है। तो यहाँ पर हमने प्रश्न को समझ लिया है कि प्रश्न की मूलतः 2 भाग है। एक तो हमें बताना है कि सिविल सेवकों की भूमिका क्या है जो भारत का आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुआ है उसमें, और यहाँ पर हमें मंत्रियों और सिविल सेवकों के संबंधों के बारे में भी बताना है। तो पहला पार्ट और दूसरे पार्ट को हमने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने उत्तर पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रो कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर इंट्रो में लिख सकते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जो सिविल सेवाएं हैं वो भारत का जो स्टील फ्रेम है उसके बारे में हम यहाँ पर इस प्रकार से हम इंट्रो की शुरुआत कर सकते हैं। तो हम हमारी मेन बॉडी पर चलते हैं। तो यहाँ पर 2 वर्ड आए थे। पहला वर्ड था सामाजिक और दूसरा था आर्थिक परिवर्तन। तो जब भी हम सामाजिक परिवर्तन का नाम सुने तो हमारे जो माइंड है उसके अंदर 4-5 पॉइंट आ जाने चाहिए। जो सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है। सामाजिक परिवर्तन का मतलब होता है कि समाज के अंदर क्या परिवर्तन हुआ है। जो समाज की शिक्षा व्यवस्था थी उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, समाज के स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन हुआ है, समाज में जो रह रहे लोगों का जीवन स्तर में क्या परिवर्तन हुआ है, समाज के जो लोगों के संबंधों में क्या परिवर्तन हुआ है, जो महिलाओं की स्थिति अब समाज में किस प्रकार की है, कमजोर समूहों की स्थिति किस प्रकार की है। जो यही चीज होती है यही सामाजिक परिवर्तन के अंदर आती है, जो सामाजिक वर्ड के अंदर आती है। और अगर हम आर्थिक वर्ड सुने तो हमारे दिमाग के अंदर आ जाना चाहिए जो गरीबी है, गरीबी में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, गरीबी में किस प्रकार से जो चेंजेस आए भारत के अंदर, रोजगार में भारत में किस प्रकार से चेंजेस आए, भारत का जो आर्थिक विकास है वो कैसा है, या आर्थिक क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवर्तन आए। जो प्रश्न होते हैं उनको इस प्रकार से समझना चाहिए कि जो प्रश्न का कीवर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रश्न को समझ। तो यहाँ पर पहला वर्ड था कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन। तो हमें तो पहले ये दिखाना है कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन कैसे हुआ है, या हुआ भी है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि शिक्षा के अंदर परिवर्तन हुआ भारत के अंदर। जो 1951 में जो भारतीय साक्षरता थी वो 18% के पास थी और 2011 के अंदर 74% हो गई। स्वास्थ्य के अंदर जो भारतीय जीवन प्रत्याशा थी उसमें परिवर्तन आया कि 1951 के अंदर 32 वर्ष थी जीवन प्रत्याशा और 2011 के अंदर 68 वर्ष हो गई। और जीवन स्तर में कैसे सुधार हुआ है, जो विद्युत हो गई, शौचालय हो गए और हर घर नल जैसी योजनाएं जो लोगों को घर बैठे
पानी की सुविधा दे रही है, या उज्ज्वला योजना जो महिलाओं को गैस की सुविधा दे रही है, इस प्रकार से जो जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। कमजोर समूहों का कैसे उत्थान हुआ है कि अस्पृश्यता है वो कम हुई है, महिलाओं का जो है समाज के अंदर सशक्तिकरण हुआ है, वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है पेंशन योजना के माध्यम से। तो इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं कि भारत के अंदर सामाजिक परिवर्तन हुआ है। और आर्थिक परिवर्तन कैसे हुआ है, जो भारत के अंदर गरीबी थी उसमें कमी आई है। जैसे कि जो 1974 के अंदर गरीबी थी 55% थी, अब 2011 के अंदर 21% हो गई। रोजगार के जो नए क्षेत्र उत्पन्न हुए हैं, कि सेवा के क्षेत्र हो गए या विनिर्माण क्षेत्र हो गया, उसके अंदर नए नए अवसर क्रिएट हुए हैं। भारत की जो आर्थिक वृद्धि हुई है, जो भारत है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ है, जो पहले कृषि का जीडीपी में योगदान था उसका स्थान सेवा क्षेत्र ने ले लिया है। इस प्रकार से भारत के अंदर आर्थिक परिवर्तन हुआ है। तो हमने यहाँ पर ये तो प्रूव कर दिया कि भारत के अंदर आर्थिक परिवर्तन हुआ है, बट यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो सिविल सेवाओं ने इसमें किस प्रकार की भूमिका है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को पहले इसलिए थोड़ा बड़ा लिखा है ताकि आप समझ पाए कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है। तो आप अगर इसका मतलब समझ गए तो हम आगे क्वेश्चन को इजीली एड्रेस कर पाएंगे। अब यहाँ पर यह तो स्पष्ट हो गया कि भारत के अंदर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुआ है। अब हमें ये दिखाना है कि नौकरशाही ने इसमें किस प्रकार से योगदान दिया है। तो नौकरशाही ने यहाँ पर योगदान दिया है नीति को कार्यान्वित करके, या कार्यक्रमों को डिजाइन करके, सार्वजनिक सेवाओं का वितरण करके, डेवलपमेंट की जो इनिशिएटिव थे उनको चलाकर, सामाजिक कल्याण योजनाएं चलाकर, शिक्षा से संबंधित जो योजना थी उनको चलाकर, जो कृषि क्षेत्र के अंदर सुधार लाए उनमें सुधार लाकर, तो इस प्रकार से इनमें सिविल सेवाओं ने योगदान दिया है। तो जो भारत का आज का जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुआ है वो हो पाया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमें इनके साथ जो है एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे नौकरशाही ने प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। जैसे भारतमाला परियोजना जैसी योजना है, जो भारत का जो बुनियादी ढांचा है उसको विकसित करने में जो नौकरशाही ने अपनी भूमिका निभाई है। यहाँ पर सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में जैसे मनरेगा योजना होगी उसके माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं का जो बेहतर वितरण हो पाया है। विकास की पहल जैसे स्वच्छता योजना जैसी होगी। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नौकरशाही ने ये योजनाएं या इन योजनाओं को क्रियान्वित करके, इन योजनाओं को निर्माण करके, इस प्रकार के जो इनिशिएटिव को चला के जो भारत का विकास है उसमें योगदान दिया है। और जो भारत का जो आज का सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुआ है इसमें इस प्रकार से सिविल सेवकों ने अपनी भूमिका निभाई है। तो जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था उसको तो हमने यहाँ पर एड्रेस कर लिया है। अब क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था कि नीति निर्माण प्रक्रिया में मंत्री और सिविल सेवकों के बीच संबंध क्या है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नीति निर्माण प्रक्रिया में मंत्री और सिविल सेवकों के बीच संबंध क्या है। तो मंत्री और सिविल सेवक दोनों क्या होते हैं, कार्यपालिका का भाग होते हैं। जो संसदीय कार्यपालिका उसके दो पार्ट होते हैं, एक होती है स्थायी कार्यपालिका, एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका जो पार्ट होता है वो सिविल सेवक होते हैं, और जो राजनीतिक कार्यपालिका उसका जो भाग होता है वो मंत्रीगण या जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं। तो इसमें किस प्रकार का जो संबंध है वो यहाँ पर हम एक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। जो मंत्री लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिसी है उसको बनाते हैं, नीति निर्माण करते हैं, और नीति निर्माण करके जो सिविल सेवक होते हैं उनको बोलते हैं अब आप इसको नीति को कार्यान्वित कीजिए। और जो सिविल सेवक होते हैं वो जमीनी स्तर पर डेटा को कलेक्ट करते हैं, और उनके पास जो नॉलेज होता है उस नॉलेज के बेस पे वो नेताओं को सलाह दे पाते हैं या मंत्रियों को सलाह दे पाते हैं कि हाँ आप इस प्रकार की नीति बनाइए या इस प्रकार का प्रावधान कीजिए। तो इस प्रकार से जो इनके बीच जो समझ होता है। तो यहाँ पर देख जो मंत्री होते हैं वो जो नीतियां होती है उनकी समीक्षा करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, उनका पुनर्निर्माण करते हैं, और जो नीतिगत उद्देश्य होते हैं उनको निर्धारित करते हैं कि हाँ हमारे क्या उद्देश्य है। तो ये मंत्रियों का काम हो गया। और जो सिविल सेवक होते हैं उनका काम होता है नीति को कार्यान्वित करने का, नीति से जुड़े जो डेटा होता है उसको एकत्रित करना, या लोगों की शिकायतों को सुनना, तकनीकी विशेषज्ञता को जो या जो मंत्री होते हैं उनको उन तक पहुंचाना, और कार्य को डिजाइन करना। और यहाँ पर हम देख सकते हैं चुनौतियां क्या है सिविल सेवक और मंत्रियों के संबंधों के बीच। पहली चुनौती क्रोनी कैपिटलिज्म है। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि जो मंत्रीगण, प्रशासक और बिजनेसमैन होते हैं उनका गठजोड़, ये किस प्रकार के जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको क्रोनिक कैपिटलिज्म बोलते हैं। तटस्थता नहीं है, सिविल सेवक किसी ने अपनी विचारधारा को अपने कार्य में थोपते हैं, और जो भ्रष्टाचार है वो तो सबसे बड़ी जो समस्या भारत की है और वो यहाँ पर भी देखी जा सकती है। और कंक्लूजन हम बता सकते हैं कि हम किसी प्रकार के जो अन्य देश के अंदर जो संबंध है जो सिविल सेवक और मंत्रियों के, उनके संबंधों की चर्चा कर सकते हैं। जैसे स्वीडन के अंदर जो मंत्री है और जो प्रशासक है उनके बीच अच्छा संबंध है, तभी आप स्वीडन है वो किसी प्रकार की जो रैंकिंग होती है उसके टॉप 3 में स्थान पाता ही पाता है। तो वहां से भारत सीखकर अपने जो मंत्री और सिविल सेवकों के संबंधों को बेहतर बनाकर जो भारत के नीति निर्माण को बेहतर बनाकर भारत का विकास कर सकता है। तो इस प्रकार से हम कंक्लूजन के साथ हमारे प्रश्न को एंड कर सकते हैं। अगला प्रश्न एकदम फैक्चुअल है कि भारत में सिविल सेवाओं की संवैधानिक स्थिति क्या है। संवैधानिक का मतलब है कि जो भारत के संविधान के अंदर सिविल सेवाओं या सिविल सेवकों से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं,
और ये क्वेश्चन का पहला भाग हो गया। और दूसरा भाग है वो कहता है कि जो सिविल सेवक है या सिविल सेवाएं हैं उनकी तटस्थता और स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जाती है। तो संवैधानिक यहाँ पर वर्ड आए हैं, तो हमें बताना है कि संविधान में किस प्रकार का प्रावधान किया गया है। तो हम यहाँ पर अपने इंट्रो के अंदर जो सिविल सेवाओं के संबंधित जो आर्टिकल है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं छोटे से पैराग्राफ के अंदर, या सिविल सेवाओं की जो भूमिका है उसके बारे में बता सकते हैं, या जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो कथन है उसको यहाँ पर कोट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी मेन बॉडी के ऊपर। तो यहाँ पर एकदम क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो संवैधानिक स्थिति के बारे में बताना है, जो संविधान के अंदर सिविल सेवाओं से संबंधित प्रावधान है वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और जो प्रश्न का दूसरा भाग है वो है कि सिविल सेवकों की तटस्थता और स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जाती है। हमें यहाँ पर ये नहीं बताना है कि कैसे प्राप्त करनी है या हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो क्वेश्चन के अंदर सीधा दिया गया है कि जो इनकी तटस्थता और स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जाती है, तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर देना है। अगर हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि हम इस प्रकार का प्रावधान कर सकते हैं या ऐसा प्रावधान करना चाहिए, तो हमारी जो क्वेश्चन की मेन डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि तटस्थता का मतलब क्या होता है। तटस्थता को हम एक लाइन के अंदर समझा सकते हैं कि तटस्थता का मतलब होता है कि जो सिविल सेवक होते हैं वो अपनी राजनीतिक विचारधारा को अपने कार्य में ना थोपे, या फिर जो अपने जो जातिगत विचारधारा या किसी प्रकार का पूर्वाग्रह है उसको अपने जो कार्य के अंदर ना लेकर आए और अपने कार्य को निष्पक्षता पूर्वक करें। और जो स्वतंत्रता का मतलब होता है कि किसी प्रकार के जो दबाव के अंदर कार्य ना करें, अपने जो अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने अनुसार कार्य करें, किसी प्रकार के जो राजनीतिक दबाव के बिना कार्य करना, ये स्वतंत्रता का मतलब हो गया। तो तटस्थता को हम कैसे प्राप्त करते हैं, जो सिविल सेवक है वो अपनी राजनीतिक विचारधारा को अपने कार्य के अंदर ना लेकर आए। जो सिविल सेवा आचरण नियम 1964 व अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 है, वो सिविल सेवकों को कुछ दिशा निर्देश देते हैं कि भाई आप इस प्रकार कार्य मत कीजिए या इस प्रकार से आप कार्य कीजिए, ताकि आपकी जो अपनी तटस्थता है उसको सुनिश्चित की जा सके। ये आचरण नियम कहते हैं कि जो लोक सेवक होता है उनको राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए, या किसी राजनीतिक दल को चुनाव निधि नहीं देनी चाहिए, या सिविल सेवकों को अपने मतदान है वो अपनी पसंद को नहीं बताना चाहिए। तो इस प्रकार से नियम कहते हैं। उसी प्रकार से आचार संहिता 1997 है, वो भी इसी प्रकार की तटस्थता सुनिश्चित करने की लोक सेवकों को सलाह देती है। और क्या प्रावधान है, जो आंतरिक नियंत्रण और संतुलन होते हैं कि जो समय समय पर जो सिविल सेवक होते हैं उनको विभिन्न समीक्षा समितियों के माध्यम से उनकी समीक्षा की जाती है। हाँ, वो किसी प्रकार की किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ तो नहीं है, तो उनको अगर जुड़ा हुआ है तो उनको उस प्रकार का पनिशमेंट दिया जाता है। तो इस प्रकार से भी जो इनकी तटस्थता है वो सुनिश्चित की जाती है। और किस प्रकार से की जाती है, प्रशिक्षण के समय सिविल सेवकों को बताया जाता है कि हाँ, आपको जो कार्य करना है वो तटस्थ और निष्पक्ष रह के कार्य करना है। आपको अपने जो राजनीतिक विचारधारा या फिर जातिगत विचारधारा या फिर धार्मिक विचारधारा को अपने कार्य के अंदर नहीं लाना है। तो इस प्रकार से ये एक और साधन हो गया तटस्थता सुनिश्चित करने का। अब दूसरा पार्ट था कि स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है। स्वतंत्रता के लिए सबसे पहला तो अभी जो हमने ऊपर प्रावधान देखे हैं, संवैधानिक प्रावधान, वही सिविल सेवकों को स्वतंत्रता देते हैं। जो आर्टिकल 311 है वो सिविल सेवकों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करने से रोकता है। उसी प्रकार से जो संवैधानिक प्रावधान है वो उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। उनको कार्यकाल की सुरक्षा होती है कि उनको कोई भी व्यक्ति ऐसे डिसमिस नहीं कर सकता। इस प्रकार के जो प्रावधान है वो सिविल सेवक की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। और अब इनमें चुनौतियां क्या है वो भी हम यहाँ बता सकते हैं। चुनौतियां वही है कि इस प्रकार की जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं उनका अभाव है, जो सिविल सेवकों की तटस्थता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करे या सिविल सेवकों को समय समय पर मूल्यांकन करे, इस प्रकार की संस्थाओं का अभाव देखा जाता है। और सिविल सेवक होते हैं वो राजनीतिक एजेंडे के लिए काम करते हैं, जैसे चुनाव के दौरान। और जो सबसे मेन है विचारधारात्मक पूर्वाग्रह है, कि वो किसी न किसी विचारधारा के अकॉर्डिंग काम करते हैं, किसी जाति का एजेंट बन के या फिर धर्म का एजेंट बन के या फिर किसी पार्टी का एजेंट बन के। तो ये जो इनकी स्वतंत्रता और तटस्थता की चुनौतियां हैं। और कंक्लूजन हम लिख सकते हैं कि जो आचार संहिता आचरण संहिता को उसको दंडनीय बना दिया जाए ताकि तटस्थता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। तो इस प्रकार से हम अपने प्रश्न को खत्म कर सकते हैं। अगला प्रश्न है वो 2 नंबर का प्रश्न आया था 1992 के अंदर। वो कहता है कि जो ऑल इंडिया सर्विस और जो केंद्रीय सेवाएं हैं उसके बीच अंतर क्या क्या है। तो हमें पता तो है कि ऑल इंडिया सर्विस क्या होती है और केंद्रीय सेवाएं क्या होती है। जो IAS, IPS और IFOS होते हैं वो ऑल इंडिया सर्विस होते हैं, जिनके अंदर कैडर आवंटित होते हैं। और जो बाकी की जो बची सर्विसेज होती हैं वो केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। तो इसके जो मोटे मोटे अंतर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऑल इंडिया सर्विस है उसके अंदर कैडर आवंटित होते हैं, जबकि केंद्रीय सेवाओं के अंदर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है। जो ऑल इंडिया सर्विस है उसका नियंत्रण होता है वो राज्य व केंद्र दोनों मिलकर करते हैं, जबकि केंद्रीय सेवाओं का जो नियंत्रण होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है। और जो ऑल इंडिया सर्विस है उनका जो पेमेंट होता है वो राज्यों के द्वारा किया जाता है, और जो केंद्रीय सेवा उनका भुगतान केंद्र के द्वारा किया जाता है। और जो ऑल इंडिया सर्विस के जो मेंबर होते हैं वो राज्य के लिए भी कार्य करते हैं, और कुछ समय वहां बिताने के बाद वो अपनी इच्छा से केंद्र के लिए भी काम कर सकते हैं।
और जो केंद्रीय सेवाओं के जो कर्मचारी होते हैं वो सामान्यतः केंद्र के लिए कार्य करते हैं, और जो ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी होते हैं वो किसी भी मंत्रालय में सामान्यतः कार्य करते हैं। जैसे कि किसी जो ऑफिसर है उसने कुछ समय के लिए शिक्षा मंत्रालय के अंदर काम किया और उसके बाद वो जो परिवहन मंत्रालय के अंदर काम कर रहा है, इस प्रकार से उनका जो मंत्रालय होता है वो फिक्स नहीं होता। जबकि जो केंद्रीय सेवाओं के जो मंत्रालय होते हैं वो सामान्यतः फिक्स होते हैं कि जो IRS है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा, जो IFS है वो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा, या फिर IRTS है वो रेल मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा। इस प्रकार से इनके जो मंत्रालय फिक्स होते हैं। उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये उदाहरण है। काफी समय हो गया है तो हम जो क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर कल डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।